अगर ये चुनाव में अगर कोई धांधलीबाजी ना करे और ये ईडी सीबीआई का ये दुरुपयोग ना करे तो 405 बहुत बड़ी बात है। ये 100 के आंकड़े को नहीं छू पाएंगे। जिस देश का जो गृह मंत्री हो वो बड़ी पार हो, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो है आज, उनके ऊपर 55 मुकदमा संगीन धाराओं के मुकदमे थे। जो डिप्टी सीएम है वो उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, जो इन्हीं की सरकार के सरकारी आंकड़े हैं आप उनको उठा के देख लीजिए। भारत में आज अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी के सांसद दागी है तो भाजपा के हैं। इनके चाल चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है, कहते कुछ है करते कुछ है। जितना ये अत्याचार करेंगे पब्लिक इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। नेतृत्व में कमेटी बने और इसकी निष्पक्ष जांच हो तो पब्लिक के सामने दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाना चाहिए। अगर उनके परिवार वालों के या उनके चाहने वालों के दिल में 1% भी संशय है तो वो संशय खत्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है कि कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर से एक चिट्ठी लिखता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है या मेरी जान को खतरा है, और उसकी अर्जी लोकतंत्र में दी, उसके बाद में भी हाई कोर्ट में दी जाती है उसकी अर्जी, उसके बाद में भी उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। एक बात इस बात की असमंजस है कि किसी व्यक्ति जिसकी छवि एक माफिया की हो, एक डॉन की हो, एक गैंगस्टर की हो, उसकी व्यक्ति की अंतिम दर्शन करने के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की करें। लाखों की संख्या में हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग वहां उन्हें अंतिम दर्शन के लिए खड़े हो जाएं। क्या ऐसा व्यक्ति माफिया हो सकता है या मसीहा हो सकता है? आप क्या मानते हैं? नहीं, हमारी नज़र में तो वो जो माफिया होता है, माफिया को मरने के बाद लोग खुशी मनाते हैं जी, और उनके चेहरे खिले रहते हैं कि चलो एक आतंक से मुक्ति मिल गई। लेकिन टीवी मीडिया के माध्यम से जो न्यूज देख रहे थे हम लोग जी, एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसके के चेहरे पे खुशी हो। हर आदमी गमगीन था। एक टीचर थे जिन्होंने उनको पढ़ाया था, हिंदू थे, वो रो रहे थे। बोले ये फाटक, इनके घर को फाटक के नाम से लोग बुलाते थे। बोले ये ऐसा दरबार था जहाँ जो भी आया उसकी हमेशा उन्होंने मदद की। और माफिया, वो जो माफिया थे, जो इससे पहले माफिया थे, उनके लिए हो सकता है माफिया हो, लेकिन आम जनमानस के लिए वो आदमी रहनुमा के तौर पर ही देखा जाएगा। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जहाँ से जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी कोई रोड ऐसा नहीं था, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे के रोजा होने के बावजूद भी लोगों की अपार भीड़ रहती जी। तो ऐसा आदमी मुझे नहीं लगता कि माफिया हो सकता है। हाल ही के दिनों में आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्त कर लिया है और सभी इंडिया के गठबंधन के लोग वहां पे एकत्रित हुए। उन्होंने बताया कि ईडी और सीबीआई भाजपा के लोगों के पास नहीं जाती। भाजपा के लोग जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी आपराधिक मुकदमे में हो, उनके पास न तो ईडी जांच करने के लिए जाती है, न सीबीआई जांच करने के लिए जाती है, या फिर जो भी व्यक्ति भाजपा में जाके शामिल हो जाता है उसके पास ईडी सीबीआई का संबंध पहले से चल रहा होता है। उसके बाद ईडी और सीबीआई के सभी लेटर्स संबंध सब बंद हो जाते हैं भाजपा में शामिल होने के बाद में। क्या ऐसा आपको क्या लगता है इस मामले में? नहीं, इस समय देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है और पता नहीं, मैं तो ये हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी वालों ने ऐसे कौन से काम किए हैं, ऐसे कौन से गमले किए हैं कि जो लोग इन्हें पानी पी पी के गाली दिया करते थे, जिन लोगों की ये शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, सत्ता में आने के लिए उन लोगों से छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, उनको मनमानी चीजें दे रहे हैं। तो ऐसा इन्होंने कौन से जघन्य अपराध या कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनको ये सत्ता में आकर हर हाल में छुपा के रखना चाहते हैं? तो स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन ये साइंस का नियम है कि जिस चीज़ को आप जितना दबाओगे वो उतनी ही ताकत से उभरती है। जितना ये अत्याचार करेंगे पब्लिक इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे इस समय सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने बिल्कुल खुलासा कर दिया है। जिन पार्टियों ने चंदा लिया है उन सभी के नाम वेबसाइट पर, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी के नाम पूरी तरह से दर्ज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी है, जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला है। क्या कहीं ऐसा खेल हो रहा है कि चंदा दो और धंधा लो? आपका क्या मानना है? बिल्कुल ये सत्य बात है। ऐसी कई चीजें हुई, ऐसी कई लोग, ऐसी कई कंपनियां हुई कि जिनके यहाँ पहले ईडी या सीबीआई के छापे पड़े, वो लोग बीजेपी में उन्होंने चंदा दिया, प्रूफ है वो, उसके बाद वो सारी जांचें खत्म हो गई। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका खुद का टर्नओवर मतलब 500 रुपये का भी नहीं है और उन जैसी कंपनियों ने 500 करोड़ का चंदा दिया।
जो कंपनी टीका बना रही है, जो भारत के हित में सोच रही है, लोगों के जान बचाने के लिए सोच रही है, उस कंपनी को 500-500 करोड़ रुपए एक एक दिन में चंदा बीजेपी को देना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, या ये कही जाए कि पूरी दाल ही काली है। ये 400 पार का जो बीजेपी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या ये बीजेपी 400 पार सीटें जीतने जा रही है? बिल्कुल, अगर ये चुनाव में अगर कोई धांधलीबाजी ना करे और ये ईडी सीबीआई का ये दुरुपयोग ना करे, तो 400 पार बहुत बड़ी बात है। ये 100 के आंकड़े को नहीं छू पाएगी। जो आम जनमानस है उसमें महंगाई के और जो आम जनजीवन की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके प्रति इतना रोष है कि आदमी अपनी मतलब जीविका चलाने में असमर्थ है। और इनको ये कह रहे 400 पार, आदमी इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है देश में कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। ये खुद अपने आप कह सकते हैं, कुछ भी कहें, इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन असल में अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाए तो 100 सीट का आंकड़ा भी ये नहीं छू पाएगा। जैसा कि ईवीएम के बारे में प्रोटेस्ट चलाया गया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ईवीएम हैक हो सकता है। उन्होंने लाइव चला करके भी ईवीएम को हैक करके दिखाया कि बीजेपी पार्टी जो भी जीत रही है वो ईवीएम की सहायता से जीत रही है। आप क्या मानते हैं? स्वच्छ मतलब एक ये है कि जैसे चुनाव है, चुनाव ये बहुत बड़ा महापर्व है और ये ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के मन में 1% भी 0.1% भी अगर संशय है तो वो संशय खत्म होनी चाहिए। जब यही बीजेपी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी ईवीएम का रोना रोती थी। और जब इतने सारे लोगों को, इतने सारे दलों को ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसमें 100% गड़बड़ी हो सकती है। हम फोन पे यहाँ से बैठ के चंद्रयान पे जब मैनेज कर सकते हैं, रॉकेटों को मैनेज कर सकते हैं, तो ये इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मेरा मानना ये है कि अगर चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मतलब जो भारत की एक साख है वो दुनिया में बनी रहेगी। सपा पार्टी के बारे में, जैसे सपा पार्टी मैनेज नहीं हो पा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, वो चले गए, जयंत चौधरी जी चले गए, पल्लवी पटेल जी चली गई, ओम प्रकाश राजभर चले गए। क्या लग रहा है कि सपा पार्टी में कोई विस्फोट हो रहा है? क्या इसे मैनेज नहीं हो पा रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अनुशासित पार्टी है और पूरी तरह से मैनेजमेंट है। लेकिन जो लोग गए, हो सकता है उनके गिरेबान पे कहीं ना कुछ ऐसा हो जो पीछे उनके कुछ ऐसी चीजें नहीं हो या उनकी बीजेपी में जाना मजबूरी हो, तो वो मतलब अपने मन से नहीं गए। हो सकता है वो मजबूरी में गए हो, क्योंकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के पास जो भी दल आया, उन्होंने बड़ा दिल करके सीटें दी, मान सम्मान दिया, राज्यसभा जहाँ जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे सारा किया। और जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झुककर सम्मान दे सकते हैं छोटे दलों को, इतना कोई सम्मान नहीं दे सकता। तो ये जो लोग जो गए हैं ये अवसरवादी कहे जा सकते हैं, या इनके कुछ ऐसे कुकर्म रहे होंगे, उनको छुपाने के लिए इनकी मजबूरी रही होगी, इन्हें बीजेपी में जाना था। अलीगढ़ के मौजूदा 10 साल से सांसद सतीश गौतम, क्या इनके मुद्दे थे? क्या इन्होंने पहले अपने वायदों को पूरा किया या नहीं किया? क्या लगता है आपको, ये किस प्रकार का काम किया है इन्होंने 10 साल में? इनका काम तो कुछ है नहीं, और मैं इनको 10 साल के अपने इनके शासनकाल में 0 नंबर देना चाहूँगा। क्योंकि जो सांसद के काम होते हैं, जो सांसद आम लोग, जो पब्लिक सांसद देखना चाहती है, सांसद चुन के भेजती है जिस चीज़ के लिए, उन्होंने अलीगढ़ में एक कोई ऐसा काम गिना दे कि उन्होंने सांसद की मर्यादा या सांसद की गरिमा को देखते हुए कोई काम किया हो। उन्होंने सिर्फ गाल बजाए हैं, गाल बजाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कोई एक ऐसा काम बता दें वो कि ये मेरे द्वारा किया गया है। सांसद जी ने लगभग 4 वायदे अलीगढ़ वासियों से किए थे। पहला वायदा उनका ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा कि अन्ना की तस्वीर को मैं पाकिस्तान पहुंचाऊंगा। क्या वो अन्ना की तस्वीर पाकिस्तान पहुंची? दूसरा उनका ये वायदा था कि यूनिवर्सिटी में SC OBC वालों को मैं आरक्षण दूंगा, अपने इस अलीगढ़ को NCR में दर्ज कराऊंगा, यहाँ पर मेट्रो लेके आऊंगा। क्या ये 4 वायदे पूरे हुए? कुछ भी न ये 4 वादे पूरे हुए। न उनका वादा तो ये था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा। आज घर घर आदमी दूषित पानी पीने को मजबूर है। आप नालियाँ, इनके खुद घर के आसपास की सड़कें, नालियाँ देख लीजिए किस तरह से गंदगी से बजबजा रही हैं। पूरे अलीगढ़ नर्क बना हुआ है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं।
कहीं कुछ भी नहीं इन्होंने किया। जो मेन चीज़ थी इनका, जबकि इनके सारे 7 के 7 विधायक हैं, सांसद एमएलसी सारे सब कुछ है। आप देखिए पनेठी से लेकर और सिंधौली तक ये रोड चौड़ा नहीं कर पाए, जिससे रोजाना हजारों लोग आना जाना रहता है, जो सकरी रोड की वजह से जाम लगा रहता है। अगर ये रोड चौड़ा हो जाता तो पूरे लोगों को राहत मिल जाती। समय जिन लोगों का भी पनेठी तक जाने में 15 मिनट लगती है, हो सकता है 5 मिनट में पहुँच गए होते। तो इनको जो मूलभूत चीज़ें हैं वो उनका ध्यान देना चाहिए इन्हें। और बयानबाजी, अनगढ़ बयानबाजी, भाई को भाई से लड़ाना, इन चीज़ों को एक सांसद का काम नहीं है। ये इन चीज़ों से इनको बचना चाहिए। जैसा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम अब भारत देश को की बहुत बड़ी हमें पहचान हो रही है, हम भारत देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि भारत देश हमारा विश्व गुरु बनना है? भारत की जितनी छींचा-लेतन या जितनी थू-थू इनके कार्यकाल में हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। ये कहते थे कि हमारे शासन में सीमाएं सुरक्षित हैं। आज चाइना को देख लीजिए, आप चाइना कहाँ घुस के आ गया। लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं जो लद्दाख के, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया कि हजारों किलोमीटर हमारे चाइना अंदर आ चुका है, लेकिन हम लोग आंख बंद करके बैठे हैं, हम लोग उसका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभी केजरीवाल वाले मुद्दे पे यूएन ने, कनाडा ने, अमेरिका जैसे देशों ने इनको आईना दिखाया है। तो ये खुद अपने मन में मिट्टू बने अलग बात है, लेकिन भारत जो आज डॉलर की स्थिति है, रुपए की स्थिति है, वो जो भारत से भी नीचे के देश है, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, जो भारत की करेंसी उससे नीचे जा चुकी है। तो ये इनके लोग खुद अपने मन में खुश हो गए, हमें डंका बज रहा है। बाहर जाके देखिए कितनी स्थिति खराब है। और लोग तो मजाक बनाते हैं कि कैसा देश है कि जहाँ इतना विकसित देश था, जो जाने कितने प्रयास किए, कितना आगे रहा, उस देश के लोगों ने कैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री को चुना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जैसा कि मोदी जी सत्ता में आए तो उससे पहले उन्होंने वायदा किया था कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हर व्यक्ति, भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक के खाते में, भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं का अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या ये सब वायदे उन्होंने पूरे किए? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप किसी भी कहीं भी जाके देख लीजिए, किसी भी स्तर पर देख लीजिए, कहीं न देश की सीमाएं सुरक्षित है, न देश में अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं। ये कुछ भी नहीं है, सब इनकी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो कहने से कुछ नहीं होता। राजनीतिक के मर्मज्ञ चाणक्य ने कहा था, जब राजनीति में धर्म का समावेश हो जाता है, धर्म इन्वॉल्व हो जाता है, तो राजनीति नहीं रह जाती। क्या ये भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है? आपको कैसा लगता है? ये सही बात तो ये है कि जो बीजेपी के लोग हैं, ये ना तो धार्मिक हैं और ना राजनीतिक हैं। क्योंकि जो लोग धार्मिक लोग होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं। हम लोग हैं, हमारे पहले के लोग थे, जो हमारे पूर्वज लोग थे, वो सभी पूजा पाठ करते हैं। और घर में जो हमारे मंदिर हुआ करते थे, मंदिर को भी ढक के रखा जाता था, पूजा होने के बाद उसका पर्दा डाल दिया जाता था। ये इन्होंने पहले ऐसी परंपरा डाली कि ये पूजा नहीं करते, ये दिखावा ज़्यादा करते हैं। इनमें से बीजेपी के जो बड़े लोग हैं, बहुत मतलब अधिकांश जो इनके प्रमुख वक्ता हैं या जो प्रमुख नेता हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई 15 रामायण की चौपाई सुना दे इनमें से, इनको कुछ भी नहीं पता है बस। और इनके लिए राम आस्था का विषय नहीं है, राम इनके लिए राजनीति का विषय है। और राम हमारे आराध्य हैं, राम जन जन के आराध्य हैं, राम हमारे मन में है, राम राजनीति करने के लिए नहीं है, राम हमारे रग रग में राम है। जैसा कि बीजेपी पार्टी में सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, जो राम को लाए हैं उनको हम लेके आएंगे। जैसा कि भगवान श्री राम के अयोध्या में जो मंदिर है, उसमें मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को बड़ा दिखाया गया है, और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर को छोटा दिखाया गया है। उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान श्री राम को हाथ पकड़ के उनके धाम, उनके घर, उनके मंदिर में ले जा रहे हैं। क्या कोई इंसान भगवान को उसका घर दे सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छा पूरा पाखंड है। पहली बात तो ये है कि जो मंदिर बना, वो मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बना, और हर जो अपने सनातनी लोग हैं, जो है सब लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों ने चंदा दिया, उससे ये बन रहा है। तो अगर ये देश के प्रधानमंत्री हैं कि ये पुजारी हैं, ये कौन थे? मंदिर, किसी भी मंदिर का
प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें जो देश के शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, ये उनका काम होता है। ये काम प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य कैसे दिया जाए। ये जो आपको करने के काम है वो तो आप कर नहीं रहे, क्योंकि ये कोई काम दिखाने के लिए आप है नहीं। तो इसलिए आप जाके नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जो काम धर्माचार्यों का था, जो शंकराचार्यों का था, वो काम आप कर रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे ज्यादा ये बात प्रचलन में आती है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी रहती थी और भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहेंगे? जिस देश का जो गृह मंत्री हो वो तड़ीपार हो, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो है आज, उनके ऊपर 55 मुकदमा संगीन धाराओं के मुकदमे थे। जो डिप्टी सीएम है वो उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, जो इन्हीं की सरकार के सरकारी आंकड़े हैं, आप उनको उठा के देख लीजिए। भारत में आज अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी के सांसद दागी है तो भाजपा के हैं। इनके चाल चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है, कहते कुछ है, करते कुछ है। ठीक है, धन्यवाद।